देखो वासिफ, हमारे सरदार यारम बलूच की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, न ही उन्हें ऐसी छोटी मोटी घटिया हरकतें करने की कोई ज़रूरत है। तुम खुद भी देख सकते हो, हमारी ज़मीनों में पानी उन्होंने हुकूमत से कहकर कल का लगवा लिया है। हमें या हमारे गोट के बंदों को कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी तरफ से आते पानी काटने की, और नहीं, हमारे गोट के बंदों ने ऐसा किया है। मैंने तुम्हें पहले भी 1-2 बार कहा था कि सरदार यारम बलूच से पंगा मत लेना, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आए और अब यहाँ पहुँच गए। तुम्हारे साथ मसला क्या है? यारम बलूच का रखा गया वफादार आदमी वारिस अभी ज़मीनों पे पहुँचा था और गुस्से से तेज़ तेज़ बोलता गुल खां के बेटे वासिफ गुल के ऐन मुकाबिल आ गया। और मैंने भी तुम्हें कहा था कि यारम बलूच को कहना मुझसे बचकर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहाँ पीछे हटने वाला था। वो भी गुस्से से इसकी आंखों में आंखें डालकर घुराया, अगर मेरे सरदार यारम बलूच के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो फिर मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। ये भी अब याद रखना वासिफ गुल खां, दोबारा मेरे सरदार यारम बलूच से पंगा लेने की जुर्अत मत करना। ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। इन तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका गुस्सा भी किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। अपने सरदार के बारे में ऐसी बातें सुनकर हुना मैं भी तुम्हें देख लूँगा, और तुम्हारे सरदार यारम बलूच को भी। वासिफ गुल खां ने भी मूंछों को ताव देते हुए अपनी शहादत की उंगली उठाकर गुस्से से उसे धमकी दी। आगे से वो भी तनकर खड़ा रहा। तो फिर ठीक है वासिफ गुल खां, अब बच के रहना मुझसे। वारिस ने भी इसे यारम बलूच की शह पे गुस्से से घूरते हुए धमकी दी। तभी वासिफ गुल के इशारे पे इसके बंदों ने वारिस पे धावा बोल दिया। वारिस के साथ भी कुछ आदमी थे जो सरदार यारम के गोट के थे। हाथापाई में बहुत से आदमी जख्मी हो गए। वारिस, क्या हो रहा है यहाँ? वो दोनों ही गुस्से से अकड़े एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे थे और कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे थे, जब घोड़े पे मौजूद सरदार यारम बलूच ने अपनी रूपदार आवाज़ में पूछा। इन दोनों ने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा। सरदार, आप यहाँ? उसको वहाँ देखकर वो हैरानो परेशान हो गया था, क्योंकि वो गायों में होने वाले झगड़ों के बारे में हवेली में या उसे बहुत कम ही बताता था लवरना था, क्योंकि वो इसे परेशान नहीं करना चाहता था। इस बात को छोड़ो और जो पूछा है वो बताओ, क्या चल रहा है यहाँ, और ये सब इतने ज़ख्मी क्यों हैं? इसने वहाँ पड़े बंदों की तरफ देखकर दुरुस्ती से पूछा, क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में सामने ही खड़े थे। यारम बलूच ज़्यादातर लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहता था और इन्हें झगड़ों की वजह से ही इसे ज़मींदारी में कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि इसमें तो आए रोज़ ही झगड़े होते रहते थे। लेकिन अब वो जब अपना बाबा साईं और गायों के सरदार होने की सेठ संभाल चुका था, तो ये सब इसे ही संभालना था। मैं बताता हूँ यारम बलोच, तुम्हारे इस चमचे के बंदों ने बिला वजह ही मेरे बंदों को मारा है, और अपने बंदों पर बिला वजह का जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझा लो इसको। वारिस के कुछ बोलने से पहले ही वो गुस्से से बोल पड़ा। यारम बलूच ने दोबारा से वासिफ गुल खां के बंदों की तरफ देखा और फिर गुस्से से वारिस की तरफ मुड़ा। क्या ये सब सच है? वो अब्रू उचका कर सपाट अंदाज में बोला। सरदार, ये सरासर झूठ बोल रहा है। लड़ाई इसने पहले शुरू की थी, पानी की वजह से। वो अकड़ के बोला, ये पानी मैंने लगवाया है, जिसको भी इससे मसला है। मैं सामने हूँ, हिम्मत है तो बात करो। इसने तीखे चतुनों से घूरते हुए किया। चलें यहाँ से। अगर आपके बाबा साईं गुल खां को पता चल गया कि आप यारम बलूच से उलझ पड़े हैं तो बहुत नाराज़ होंगे। वासिफ गुल खां के एक आदमी ने सरगोशी नुमा आवाज़ में इसके कान के करीब आते ही कहा। वो यारम बलूच की किसी भी बात का जवाब दिए बिना सर झटक कर वहाँ से निकल गया। तुम कहाँ थे यारम? सुबह से घर से गायब थे। तकरीबन 11 बजने वाले थे जब वो थका हारा घर में दाखिल हुआ। लाइवंज में ही इसे जरिश बलूच मिल गई, जो परेशानी से इधर उधर टहल रही थीं। इसको देखते ही फ़ौरन ही परेशानी से इसकी तरफ आए। जब से चाहत अचानक से हमें छोड़कर चली गई, तब से मुझे डर लगने लगा है, कहीं किसी दिन तुम भी मुझे छोड़कर कहीं चले न जाओ। वो अपने दिल का खौफ इसे बता रही थीं। माँ सा, कहाँ जाना है? मैं जहाँ भी जाऊँगा लौट कर आपके पास ही आऊँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है एक ना एक दिन चाहत को भी ढूंढ लूँगा। न जाने कहाँ चली गई है, क्यों चली गई? जाने से पहले वजह तो बता जाती मुझे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इसे मैंने, न जाने आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, जो मुझे अभी तक इसकी कोई खबर नहीं मिल सकी। मुल्क से बाहर तो वो जा नहीं सकती।
क्योंकि इसके साथ कागजात तो मेरे पास हैं। वो यहीं कहीं है, लेकिन कहीं ऐसी जगह छुपी हुई है जहाँ से इसका साया भी मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा। मासा, अब मैं थकने लगा हूँ, वो शिकस्ता अंदाज में बोला। यारम चाहत मुझे भी बेटियों की तरह अजीज़ थी। उसने मुझे तब सहारा दिया जब तुम्हारे बाबा साईं के चले जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। मुझे भी इसकी बहुत याद आती है। यारम, मैं तुमसे कुछ कहूँ? मासा, कहिए ना। आप भला मुझसे बात करने से पहले आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों कर पड़ गई? यारम, बेशक हादिया और हादिया की 2 बेटियां रहमत बनकर इस हवेली में आई हैं, मगर मुझे और तुम्हारे बाबा साईं की यही ख्वाहिश थी कि एक वारिस हो। हमारा अब चाहत नहीं है तो ऐसा करो, तुम दूसरी अदय। बस मासा, इससे आगे एक लफ्ज़ भी मत कहिएगा। वो 2 टोक अंदाज में बोला। चाहत के अलावा मेरी ज़िंदगी में किसी की जगह नहीं। वो नहीं तो कोई भी नहीं। हाथ ने कौन सा बच्चे पैदा करने बंद कर दिए हैं। इन बच्चियों के बाद दोबारा पैदा कर लेंगे, और आतिश भी तो है, इसकी शादी करवा दें। इससे उम्मीद लगाएं पूते और वारिस की। वो सपाट अंदाज में बोला। वो दिल महसूस कर रह गई। इसके सीधे जवाब पे, अच्छा ये बताओ कहाँ थे? उन्होंने इसका ख़राब मूड देखकर बात बदल दी। ज़मीनों पर गया था, वहाँ कुछ झगड़ा हो गया था। उसने सूफे पर बैठते हुए बताया और अपने दुखते सर को हल्के से दबाया, जो गुस्से में ऊंचा बोलने की वजह से अब दर्द से फट रहा था। झगड़ा? वो परेशान होकर बोलती। तेज़ी से इसके पास बैठ गईं। जी, गुल खां के बेटे वासिफ ने पानी चोरी का इल्ज़ाम लगा कर हमारे बंदों को मारा है। मुझे भी किसी ने फ़ोन करके बताया कि वहाँ वारिस का झगड़ा हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ गया था। उसने सारी बात तफसील से बताई। और ये गुल खां वही है ना जिसने आपकी फुफ्फी अनकिया के लिए रिश्ता भेजा था, और अनाया ने जाकर दिलावर बलूच से शादी कर ली थी। उनको गुल खां का नाम सुनकर याद आया तो उन्होंने कहा, जी हाँ वही है, वो मुझसे जानबूझकर झगड़े मोल ले रहा। पता नहीं क्या मिलता है ऐसे लोगों को झगड़ कर। वो सूफे की पुष्ट से सर टिका कर बोला। अच्छा, कुछ नहीं हुआ होता, इतना परेशान ना हुआ करो, उन्होंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। बस मेरे सर में हल्का सा दर्द है मासा, और तो फिर मैं चाय बनवा देती हूँ तुम्हें, उन्होंने फ़िक्रमंदी से कहा। नहीं मासा, आप सो जाएं, सुबह ढेरों काम आपके मुंतज़िर होंगे। तकरीब की वजह से वो वहाँ से खड़ा हो गया। तभी आतिश बलूच किसी लड़की को अपनी बानाहों में बहर कर अंदर दाखिल हुआ तो ज़रिश बलूच और यारम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इस्लाम अलैकुम मासा, उसने उन्हें देखकर सलाम किया, मगर ज़रिश बलूच तो अपनी जगह साकिन रह गईं। आतिश बलूच की बाजू में किसी लड़की को देखकर जैसे ही वो चलते हुए इनके करीब आया, पहले तो वो इस लड़की को देखकर शश व पंज की अधेड़ बुन में मुब्तला हो गईं। फिर चौंकें, इसका रूप रंग बदला हुआ था, पहनने ओढ़ने का ढंग भी, मगर चेहरा तो वही था। वो इसे फ़ौरन से पेशतर पहचान चुकी थी। मुझे मुआफ़ कर दें मासा, मैंने आपसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम उठाया। मैं सस्सी से शादी कर चुका हूँ, उसने गवया सपाट अंदाज में कहते हुए इनके सर पे धमाका किया। आतिश, वो गर्जदार आवाज़ में बोले। यारम बलूच ने इनके शाने पे हाथ रखा। मासा, अगर इसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कुछ सोच समझ कर ही उठाया होगा। तुम तो चुप ही रहो, ये तुम्हारे वाले काम ही दोहरा रहा है। जैसे तुमने चुपचाप निकाह कर लिया था और बीवी लाकर हमें पकड़ा दी थी, वैसे ही तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा है। ये भी तुम तो दोगे इसका साथ? वो यारम बलूच को भी खरी खरी सुनाते हुए आंखें दिखा कर गसीले अंदाज में बोलें। और तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? अपने बाप दादा का नाम डुबो दिया। एक काम करने वाली की बेटी से शादी करके बस यही दिन देखना ही बाकी था, या खुदा और क्या क्या देखना बाकी है। वो दोनों हाथों को बुलंद करते दुहाई देने के अंदाज में बोलें, मगर माँ आतिश बलूच ने बोलने की कोशिश की। खामोश रह नाहंजार, एक औरत हमारी नस्ल की अमीन होती है, और तूने कमज़ात औरत से शादी करके हमारी नस्ल ही ख़राब कर दी। मुझसे कतान ये उम्मीद ना रखना कि मैं इसे अपनी बहू के तौर पे अपनाऊंगी। खबरदार, जो सुबह सब गायों वालों के सामने इसे लाया, सुबह मुना अंधेरे इसे वहीं ले जा जहाँ से इसे लेकर आया है, वो अटल अंदाज में कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गईं, जबकि यारम बलूच ने आतिश के शाने पे हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। आई एम विद यू, डोंट वरी, ताज़ा ताज़ा धचका लगा है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएंगी, मैं मनाऊंगा उन्हें। सुबह अभी तुम जाकर आराम करो। आतिश ने ममनून निगाहों से उसे देखा, फिर बेहोश सस्सी को अपने साथ लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। यारम बलूच इससे पहले कि अपने कमरे की तरफ जाता, इसके मोबाइल पे कॉल आने लगी।
उसने मोबाइल की रोशन स्क्रीन को अब्रू उचकाकर सपाट अंदाज में देखा, फिर काल उठाकर कान से लगाई। दूसरी तरफ से न जाने किया कहाँ गया था। वो यूं कदमों से चलते हुए हवेली से बाहर निकल गया। आतिश ने अपने कमरे में आकर सस्सी को आराम से बिस्तर पर लेटा दिया और उसे कंफर्टर ओढ़ा दिया। उसने देखा सस्सी अभी भी होश में नहीं थी। कुछ देर कमरे में टहलता रहा, फिर आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल गया। बहुत शुक्रिया बलूचन साएं, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और इसे मुकम्मल करने के लिए। हादिया के पास बैठते हुए हाद ने कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है बलूच साएं, ये तो हमारी मोहब्बत की दो प्यारी सी निशानियां हैं। हादिया ने मुस्करा के जवाब दिया, तुमने देखा हमारी परियां बिल्कुल मुझ पे गई हैं। हाद ने अपनी एक बेटी के माथे पर अपने लब रख के कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये तो अपनी क्यूट सी मम्मा पे गई हैं। हादिया ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, देख लो बेशक बिल्कुल मुझ पे हैं। वो इसके साथ बैठ गया और नन्ही परी को इसकी गोद में दिया। दूसरी बीबी काट में सो रही थी। ये वाकई चालाक है, अपने बाबा पे गई है, जो यूं अभी आधी रात को भी जाग रही है। वो मेरी तरह है, मासूम सी जो सो रही है आराम से। वाह जी तुम और मासूम, ये तो इल्ज़ाम हुआ ना। परी तुम्हारे बाबा पर तुम्हारी मम्मा ने राज़ी होने के लिए तुम्हारे बाबा के नाकों चने चबवा दिए और बड़ी मासूम बन रही हैं। वो जवाबन बोला। अपनी औलाद को गोद में लेकर हादिया के दिल को ढेरों सुकून मिला और साथ में आंखें भी नम हो गईं। हाद ने इसकी नम आंखें देखकर प्यार से इसकी पेशानी को चूमा, नाम किया रखना है इनका। हाद ने प्यार से हादिया को कहा, नहीं मैं नहीं रखूंगी, मैं चाहती हूँ मासा बड़ी हैं वहीं इनका नाम रखें, क्योंकि आपका नाम भी उन्होंने रखा था। मैं चाहती हूँ मेरी बेटियों का नाम भी वही रखें। हादिया ने अपनी बेटी का नरम सा हाथ अपनी उंगली से पकड़ के इसे चूम के कहा, ठीक है। हाद ने हादिया को गले लगाते हुए कहा, चलें पकड़ें इसे, मैं बहुत थक गई हूँ। उसने नन्ही परी को हाथ को वापस थमाया। अभी तो पकड़ा था, 1 मिनट में ही थक गई। क्या आगे क्या बनेगा तुम्हारा? वो लहजे में हैरांगी समूए बोला, मेरा जो बनना था बन गया। कितनी मुश्किलों से पैदा किया मैंने उन्हें, अब आपका भी तो थोड़ा काम बनता है ना, उन्हें संभालने का। खुद ही संभालिएगा उन्हें। लो मैं कैसे संभालूंगा मेरी प्यारी सस बलूचन साएं, ये आपका काम है उन्हें संभालना। न जी, मेरा काम मुकम्मल अब आपका शुरू है, मिन्नतें तो मत कराओ, मैं कैसे करूँगा सब। वो झुंझला कर बोला, और मेरे बलूच जी, ये हक सिर्फ बलूचन साएं के पास है कि मैं गलती न होने पर भी मिन्नतें करवा सकती हूँ। वो फर्जी कालर उचका कर मुस्कुराते हुए बोली, क्या चीज़ हो तुम? हाद ने कहकहा लगाया इसकी बात पे, मुझसे शरारती कोई नहीं मिलेगी। जी बहर कर देख लो, बेमिसाल हूँ मैं भी ज़िद्दी, वो भी ज़िद्दी, हमारे बच्चे भी ढैठ ही होंगे। हाद ने मुस्करा कर कहा। अब की बार कहकहा लगाने की बारी हादिया की थी। बलूचन में सोच रहा था, तुमसे नहीं संभाले जाएंगे। 2 बच्चे, क्यों ना एक और शादी कर लूँ जो तुम्हारा और बच्चों दोनों का ख्याल रखे। वो शरारत आमेज़ अंदाज में बोला। हादिया के तो सर पे लगी तलवों पे बुझी। जान ले लूँगी अपनी जो दूसरी के बारे में सोचा भी तो। यार जब तुम मर ही जाओगी तो वापस आकर कैसे पूछोगी मुझसे? इसने गाल पे उंगली रखकर सोचने के अंदाज में कहा, मरने के बाद चुड़ैल बनकर भड़कना चाहती हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहती हूँ। वो अब्रू उचका कर बोली। हाथ समझ गया कि वो मरने के बाद चुड़ैल बनकर इसे सताने वाली है। वो नन्ही परी को कार्ट में डाल आया, क्योंकि वो सो चुकी थी। फिर हादिया की गोद में सर रखे वहीं लेट गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब नींद इस पर मेहरबान हो गई। मुर्शिद, वो हमें गुस्सा दिलाता है, मुझसे बातें करते करते सो जाता है। हादिया ने दानत पीस कर कहा। हाथ जो कच्ची नींद में था झट आंखें खोलकर इसे देखने लगा। हाथ में दिया लेकर ढूंढोगे ना, तब भी मेरे जैसी मासूम बीवी नहीं मिलेगी तुम्हें। हाथ ने अपनी नींद से बोझल आंखों से इसके बोलते लबों पे फोकस किया और इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ झुकाया। होने दो मुखातब मुझे इन होंठों से जाना बात, अगर मेरी न मानी तो खैर नहीं इनकी। हादिया ने इसके सीने पे मुक्का मारा। वो कराह कर उठा, जालिम लड़की अब तो तुम गई। वो जारिहाना तीवरों से इसकी तरफ आया। हादिया ने खिलखिलाते हुए नफ़ी में सर हिलाया, मगर हाथ बलूच इसे अपनी महबूबाना गिरफ्त में फड़फड़ाने पे मजबूर कर गया। अपना बदला लेते हुए उठा तो हादिया ने हैरत से इसे बाल सेट करते देखा। रात के इस वक्त कहाँ जा रहे हो? इसने हैरांगी से इस्तिफसार किया। आ जाऊँगा
थोड़ी देर तक तुम आराम करो। मेरी परियां भूख की वजह से कभी भी उठ सकती हैं। कुछ देर नींद पूरी कर लो। कहते हुए वो बरश ड्रेसर पे रखे आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर से बंद करते चला गया। हादिया तकिया ठीक किए लेट गई और सोचने लगी कि वो रात के इस पहर कहाँ जा सकता है। रात के अंधेरे जहाँ किसी जी रूह के न होने के आसार नुमायां थे, वहाँ एक साया नुमा वजूद बेखौफ सा चल रहा था। वो हैविला तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था। इसकी पुरअसरार आँखों में वहशत रक्स कर रही थी। इस दियो हैकल वजूद के भारी बोटों से चलने के बायस रियत दब जाती। चलते चलते वो एक उम्दा गहर में दाखिल हुआ। अंधेरी रात में वो वाकई खौफनाक हैवला मालूम हो रहा था। वहशत ज़दा आँखों के अलावा पूरा वजूद छुपा हुआ था। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। चंद लम्हों में वो अपने शिकार तक पहुंच चुका था। हाथ में चमकता तेज़धार आला पकड़े बर्फीले ताथुरात सजाए मुकाबिल मौजूद सोई हुई शख्सियत को हद दरजा कहर बार निगाहों से देखा था। उंगली पे मखसूस अंदाज पे वो तेज़ धार चमकीला आला घुमाते हुए एक लम्हे के लिए भी इसने पलकें नहीं झपकाएं। मुकाबिल मौजूद शख्सियत ने भी घाट घाट का पानी पिया था। वो अपने कमरे में किसी की मौजूदगी पे पट से आंखें खोल गया। इसकी यहाँ मौजूदगी एक बार तो इसकी रगों में दौड़ता खून मुंजमद कर गई। इसके तो वहमो गुमान में भी न था कि वो इससे बदला लेने यहाँ तक भी आ सकता है। मैं तुम्हें ऐसी भयानक मौत दूंगा कि दुनिया भी काम कर रह जाएगी। तुम्हारे अंजाम से गुस्से में इसके नाक के नथने फूल कर फड़फड़ा रहे थे। वो गज़बनाक सरसराती हुई आवाज़ में गुराया, गो टू हेल। इसे मदद के लिए चीखने का मौका दिए बगैर इस दियो हैकल वजूद ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया। खून के कुछ छींटे इसके चेहरे पे गिरे, जिसे इसने अपने हाथ की पुष्ट से यूं नखवत से साफ किया जैसे किसी हराम चीज़ को हटाया। वो तेज़ धार आले से इसे अजियतनाक मौत देने के बाद इसके बाजों और टांगों को धड़ से अलग करते बाकी आज़ा को भी जिस्म से काटकर अलहदा कर रहा था। रात के इस पहर वहाँ के बड़े बाजार में भी हुका आलम था। दूर दूर से जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इस दियो हैकल वजूद ने इसके जिस्म के अज़ा को रस्सी बांधकर बाजार के चौक पे लटका दिए ताकि हर्जी रूह इसके खौफनाक अंजाम से इबरत हासिल कर सके। वो जिस शान और शौकत से आया था वैसे ही बहारी बोटों से कदम उठाता हुआ अंधेरे में ही गायब हो गया। वो कमरे में वापस आया तो सस्सी बेहोशी में धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। इसके चेहरे पर खौफ के गहरे साए थे। शहजादे इसके करीब आने पर वो धीरे से बोली थी। आतिश की आंखें नम हुए, जी मलिका दिल। इसके माथे पर लब रखकर इसने नरमी से प्यार किया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो फिर से आ गया है। इसने मुझे आपके काबिल नहीं छोड़ा शहजादे। वो तड़पती हुई बोल रही थी। आतिश बलूच ने इसकी जानिब देखा। मैं आपके पास हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। वो नरमी से इसके बालों में उंगलियां चला रहा था जो बिस्तर पे बिखरे हुए थे। वो बहुत बुरा है इसने मुझे। वो दर्द से बुलबुलाते हुए तकिया पे सर पटक रही थी। सस्सी होश में आयु में कह रहा हूँ ना, कोई तुम्हें चूहो भी नहीं पाएगा। आज मैं तुम्हारे इतने करीब आ जाऊँगा कि तुम्हें अपनी सांसों से भी मेरी महक आएगी। सब भुला दूंगी। आज के बाद याद रखोगी तो सिर्फ मेरी मोहब्बत की शिद्दतें। आतिश बलूच की शिद्दत से चूर आवाज़ पर सस्सी ने दर्जीदा निगाहों से इसकी जानिब देखा। इसका सिसकना पल भर के लिए थम सा गया था। खौफ, वहशत, कुछ कुछ होने वाले एहसासात जागते लबालब आंसुओं से भर गईं। आतिश ने अफसोस से इसे डरते सहमे वजूद को देखा। इसे अंदाज़ा था कहाँ वो नाजक जान इसकी सुलगती जानलेवा कुर्बत बर्दाश्त कर सकती थी। आज मुझे सकून महसूस कर लेने दो, खुद में खो जाने दो मलिका दिल। इसकी पेशानी पे मुहर सबत करते वो इसे प्यार भरे अंदाज में अपना हक जता रहा था। आज मैं तुम्हारी सांसों में मेरी सांसें उतार कर उन्हें यकजान करना चाहता हूँ। तुम्हारी धड़कनों को अपनी धड़कनों में मुद्गम कर लेना चाहता हूँ। तुम्हारे पूर पूर को अपने लम्स से महका देना चाहता हूँ शहजादे। इसकी गंभीर बहारी तपिश ज़दा बौझल आवाज़ में बेबाक बातें इसकी धड़कनों में इंतशार बरपा कर गईं। वो बिखरे तनफ़ुस से मज़ीद सुनने की हिम्मत न पा कर अपनी आंखें मीच गई। आतिश बलूच ने इसके गुलनार चेहरे को नज़रों के हिसार में लिया और इसकी पेशानी से अपनी पेशानी लगा दी। सस्सी को अपनी सांसों में इसकी सांसें शामिल होती हुई महसूस हुए जैसे वो इसकी सांसें अपने अंदर मुंतकिल कर रहा था। और सस्सी इसकी अगले ही पल वो सांस लेना रोक गई।
उसने सस्सी की गर्दन में हाथ डालकर सर को थोड़ा पीछे किया और दूसरे हाथ से इसके कूल्हे बाल समेटकर एक तरफ किए। इसकी उंगलियां सस्सी के बालों में हरकत कर रही थीं और इसे खूद में एक सुरूर सा उतरता महसूस हो रहा था। इसकी सांसें मध्यम पड़ें। तभी वो पूरी शिद्दत से इसकी सुराहीदार नाजुक सी गर्दन पर झुका। सस्सी ने इसकी शर्ट को मुट्ठी में दबूज लिया। इसका नाजुक वजूद इसकी शिद्दत से कपकपा उठा, जबकि वो इसकी गर्दन को जाब अपने होंठों के लम्स से रोशनस करता हुआ इसका हल्क खुशक तक कर गया। नहीं शहजादे, बस, वो इसकी बाहों में मचल उठी। रेलेक्स मलिका, दिल में आपका महरम हूँ, कुछ वक्त ले लें, वो गंभीर लहजे में इसके चेहरे को देख कर बोला। सस्सी ने इस बात में सर हिलाया। वो इसकी हद दरजा कुर्बत पे पघलते हुए ज़ोरों से धड़कते दिल पे हाथ रखे गहरे सांस लेने लगी। आतिश बलूच ने गहरी नज़र इस पे डालकर शर्ट उतार कर एक तरफ रखी। सस्सी के गले की गिल्टी उभर कर मालूम हुई। वो आने वाले वक़्त से खौफजदा होने लगी। उसने लर्जते वजूद से इसकी समत देखा। दोनों की आंखें चार हुईं। इसकी आंखों में बढ़ती खुमारी देखकर वो सटपटा कर निगाहें झुका गई। आज सब भूल जाएं, बस याद रखें कि आप अपने शहजादे की आगोश में हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा चाहता है, जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहती हैं। यही बात है ना? वो इसकी आंखों में देखते हुए सवालिया अंदाज में बोला। इसका दुपट्टा गर्दन से निकाल कर एक तरफ रखते फिर अंगूठे से इसकी शहरग सहलाने लगा। सस्सी की तो जान लबों पे आई इसके रोमानवी अंदाज पे। उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसका शहजादा इस कदर बेबाकी का मुजाहरा दिखाएगा। अपनी दूरी से बहुत तड़पा चुकी हैं आप आज। आपको भी तो पता चले दूरी के बाद जब मिलन होता है तो कैसा जानलेवा एहसास होता है। वो बहारी लहजे में कहता इसकी मखरूती उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाने लगा। उसने निगाहें उठाकर इसकी आंखों में देखा। मेरी रूह आपकी रूह की तलबगार है। सब तलखियों को भुलाकर नई मोहब्बत भरी पुरसकून यादें बना लेते हैं, जिनका असर ता उम्र कायम रहे। वो हया भरी निगाहों से इसके चौड़े सीने को देखती बेसाख्ता आंखें मीच गई। उसने पहली बार इसे यूं शर्टलेस देखा था। तभी बारे हया से इसकी घनी मैगानें रुखसारों पर लर्ज रही थीं। आतिश इसके रानाइयों बिखरता वजूद और इसकी पलकों का दिलकश रक्स देखकर मुबहम सा मुस्कराया। दिल कर रहा है आपको आपसे चुराकर खुद में समू लूं। आप कुछ नहीं कहेंगी इस बारे में। वो इसकी मखरूती उंगलियों को अपने होंठों से चुहोकर फुसूखीज आवाज़ में बोला। इसके मासूम चेहरे पे बिखरे कौस व कुज़ह के रंग इसे बहुत दिलकश लगे। अपने होंठों से चूम लूँ आँखें, तेरी बेचैन कर दूँ मैं सब रातें तेरी लहू बन, कि तेरे जिस्म में समा जाऊँ बन जाऊँ दिल और महसूस करूँ सांसें तेरी। वो फुसूखीज आवाज़ में इसके कान के करीब चेहरा किए, सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला और इसके कान की लो को नरमी से दांतों तले दबाया। सस्सी के तन बदन में सनसनी सी दौड़ गई। उसने इसे चंद पल के लिए खामोश देखा तो आंखें खोलें इस बार वो अपने शहजादे को नाराज़ नहीं कर सकती थी, मगर इसकी पेश कदमी से दिल भी सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। मुझ पे एहतियार है ना? इसके सरसराती उंगलियों ने इसके मरमरे वजूद को छुआ तो वो खुद में सिमटने लगी। खुद से भी ज़्यादा वो शर्म से दुहरी होते हुए बमुश्किल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली और चेहरे का रुख तकिए की तरफ मोड़ गई। तो क्या इजाज़त है? आतिश बलूच ने इसके चेहरे को पैरों से चूहकर इसका रुख अपनी जानिब किया। सस्सी की धड़कनों ने सीने में बहुंचाल मचा दिया। माँ मुझे ना नहीं पता, वो झिझक कर बोली। मोहब्बत करती हो ना अपने शहजादे से? वो थोड़ी से चूहोकर इसका चेहरा ऊपर किए बोला। इश्क करती हूँ, वो नीमवा आंखों से बोली। चलो हम भी मर जाते हैं, तुम पे बोलो दफन करोगी सीने में। तो सस्सी ने इसकी गर्दन में दोनों बाजू डाल दिए। वो धीरे धीरे इसकी फरार की राहें मजदूद किए। वो इस पर झुका। वो तड़प कर मचल उठी, मगर इसने मुस्कुराते इसके नाजुक होंठों को अपनी जुनून भरी गिरफ्त में कैद कर लिया और इसके लबों पर गिरफ्त मजबूत कर ली। इसकी जुनून भरी कैद में भी नरमी थी। वो बुरी तरह कांपने लगी। इसकी शिद्दत भरी जसारतों पर इसका सांस रुकने लगा। आतिश ने मुस्कुराते इसे अपनी मोहब्बत भरी कैद से रहाई दी। वो गहरे सांस लेने लगी। शहजादे मुझे डर लग रहा है। वो इसके तीवर देखकर एकदम से रोने लगी। आतिश बलूच के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैली। पहली बार था ना, फिर इतने अरसे की प्यास कुछ ज़्यादा ही बहक गया था। आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रोमिस। वो अपनी उंगली इसकी पेशानी से फेरता फिर नाक और लबों तक लाया। वो शर्म से आंखें सख्ती से मीच गई।
जब आतिश ने इसे अपनी बानाहों के घेरे में लेते हुए इसे अपने करीब किए, इसके वजूद से उठती संदली महक को अपनी सांसों से महकाने लगा, तो इसका मरमरी वजूद अब इसकी कुर्बत की आग से झुलसने लगा था। इसकी लम्हा बढ़ती जसारतों और बेबाकियों से इसके वजूद में पसीना फूटने लगा। जब वो इसकी गैर होती हालत को देखकर इसके चेहरे पर झुका। खुमार और कुर्ब की बातें तो आप रहने दें, किसी की गर्दन का पसीना भी महका जाम लगा मुझे। इसका रवां रवां इसके लम्स से कांप रहा था। माहौल पर फुस्सू फैला हुआ था। इसकी बिखरी सांसों की आवाज़, बेहाल धड़कनों का इंतशार बिखरा तनफ़ुस आतिश को मज़ीद बहका रहा था। वो जो खुद पर मज़ीद ज़ब्त के बंध न बांध सका, आज सारी हुदूद व क़ुयूद टूटने की कगार पे थीं। वो अपने लर्ज़ते वजूद से इसके जज्बात से लबरेज़ अंदाज पे सहम कर इसी के सीने में चेहरा छुपाने लगी। आतिश ने इसकी बंद आँखों को देखा, मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर नाइट बल्ब ऑफ कर दिया। बड़े ही होश में रहते थे। फिर एक दिन तेरे बदन की खुशबू ने बदहवास किया, इसे खुद में कैद कर लिया। वो इसकी दहकती कुर्बत और नरम गरम लम्स पर आंखें मूंद गई। इसने कंफर्टर ओढ़ कर दोनों को इसमें छुपा लिया। वो शिद्दत जज्बात से इसे अपने सीने में भींचता हुआ इसे इसकी हैसियत बता रहा था। सस्सी के रुके हुए आंसू अनारी दहकते हुए नरम व नाजक आरिस पे बहा निकले, जिसे आतिश बलूच ने मोहब्बत से अपने लबों से चुना। सस्सी के वजूद में फरीरी सी दौड़ गई। वो खुद के लिए इसका जुनून देखती रह गई। क्या ये सच में वही नरम खो संजीदा सा आतिश बलूच था? आतिश की जानिब देखा। आतिश ने आहिस्ता से उसे तकिए पे लिटाया और इसके सुर्खी माइल रुखसार पे लब रखे। आज वो और इसका शहजादा एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए पा चुके थे। इसी शहजादे ने तो इसे मोहब्बत करना सिखाया था। वो इसे नरमी से चुहो रहा था और वह मोम की तरह इसकी जसारतों पे पघलती चली जा रही थी। वो हमेशा से शहजादे की मोहब्बत की तलबगार थी और आज वो शहजादा अपनी खुमारज़दा सरगोशियों में इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। अपनी मोहब्बतों की बारिश किए इसके पूर को सैराब कर रहा था। इसके हर लम्स में नरमी और मुलायमत थी। वो इसे नाजुक फूलों के मानिंद अपने लम्स से महका रहा था। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।